बेस्ट करेंसी क्या है वर्ल्ड की? सोना चांदी। भैया इसमें इन्वेस्ट कर लो। कई मुल्कों में लड़ाई होती हैं, सब कुछ होता है तो लोग बाग सोना चांदी लेके भागते हैं। दूसरा चांदी, अब 1 किलो चांदी एक बैटरी में लग रही है। चांदी तो आप ये समझिए दोहरी मार खा रही है। एक तो क्योंकि इसकी नेसेसिटी भी है, ज़रूरत भी है, और दूसरी ये है कि वो अच्छा मेटल भी है। भाई जैसे सोना चांदी इन लोगों ने सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया था, चढ़ाया था, वो क्यों चढ़ा था? क्योंकि वो डर रहे थे कि उनकी करेंसियों का क्या होगा, उनकी करेंसी कहाँ जाएंगी। मगर अगर जो किसी के पास सेविंग है और इस टाइम वो उस सेविंग को यूज़ कर सकता है तो उसके लिए बेस्ट मौका है। जैसे आपका ये लोग एक्सपर्ट कहते हैं कि साहब हम तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो भाई अगर जो आप इतने बड़े एक्सपर्ट हो तो ऐसे टाइम में क्यों भाग रहे हो? इस टाइम आप खरीद दो भाई। इस टाइम तो मार्केट गिरी पड़ी है, क्यों नहीं खरीद रहे? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही आएगा इस टाइम। तो भाई जी ऐसे माहौल में फिर कौन सी कंपनियां किस पे नजर रखे एक आम निवेशक? माहौल लड़ाई का है तो डिफेंस सेक्टर भी है, क्योंकि अब ज़ाहिरा बात है हर कंट्री सोचे कि भैया अपनी डिफेंस को मजबूत करो। मेरे हिसाब से तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, आजकल तेल बहुत महंगा होगा, सारी चीज़ें बहुत, मतलब आप ये समझिए एनर्जी, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी के आदमी को अपने जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका पैसा है, उसको 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर जो कोई एक्सपर्ट आपको ये राय नहीं दे रहा है, मैनिपुलेटर्स हैं, मार्केट के मैनिपुलेटर्स हैं जो लोग बागों को पागल बना रहे हैं। अगर जो इस टाइम छोटा इन्वेस्टर थोड़े थोड़े शेयर लेके डाल ले, क्योंकि इस टाइम लोएस्ट पे है, आगे और अगर जो ये चलता रहा युद्ध तो और लोएस्ट पे जाएंगे। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है हम लोगों के लिए। मैं बार बार अपनी हर उसमें ये कहता हूँ, अच्छी कंपनीज कि भैया पैसा बचा के रखो, जिस टाइम हो ऐसा उस टाइम जब दूसरे डरे हुए हो आप खरीदो, और जब दूसरे खरीद रहे हो आप डर जाओ। अमेरिका जो है वो सिर्फ एक एंगल से काम कर रहा है, और वो एंगल है यूनिपोलर, कि पूरी दुनिया के अंदर उसके अलावा कोई ना हो। अब तो वो चाह रहा है वर्ल्ड के अंदर व्हाटएवर ही वांट्स, जो भी वो चाह रहा है वो हो। और जैसा कि अमेरिकन का कहना भी है कि अमेरिका फर्स्ट, आप ये समझिए मुल्क को तबाह नहीं कर रहा है, एक सिविलाइजेशन को तबाह कर रहा है, और उस सिविलाइजेशन को जो कि दुनिया की बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशनों में से एक है। लगता है कि अब की बार शायद कि आपका US से कोई अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने गलत हाथ रखा है। ईरान में बड़ा शोषण हो रहा था, बड़ा अन्याय हो रहा था, और वहाँ की जनता रिजीम को बदलना चाह रही थी। आज भी वहाँ की जनता को उनके खिलाफ होना चाहिए था। आज की जनता जो है उनकी, आपका ईरान की, वो ये कह रही है कि हम तो ट्रम्प के खिलाफ है। भाई वो तो ऑफेंडर बन के आया था अमेरिका, तो आज वो खुद डिफेंडर बन रहा है, उसको अपनी एम्बेसी बंद करके भागना पड़ रहा है। ईरान का तो वो सोच रहे थे कि 24 घंटे के अंदर सब कुछ निपटा देंगे, और वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको लगता है कि अभी ये और बढ़ेगा कि अभी कुछ जल्दी खत्म होने वाला है? अमेरिका कितना एडवांस था, वियतनाम में फेल हुआ है। जापान के साथ लड़ा था, जापान के अंदर भी वो आखिर में परेशान हो गए, उसको न्यूक्लियर बम चलाने पड़े। कि अब की बार ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल ही रह जाएंगे अकेले, इनके साथ और कोई कंट्री जुड़ेगा नहीं, क्योंकि सारे इफेक्टेड है। कि जो ये युद्ध हो रहा है इसका जो असर है भारत पे क्या पड़ने वाला है, और क्या पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? 140 करोड़ की पब्लिक है। अब अगर जो हमारे यहाँ के आदमियों को गैस महंगा मिलेगा तो हम ही सफ़र कर रहे हैं, अगर जो हमारे यहाँ तेल महंगा होगा तो हम ही सफ़र कर रहे हैं। रशियन ऑयल भी काफ़ी दूर से लाना पड़ रहा है। ऐसा आप ये मत समझिए कि हम इंडिया वाले घबरा के अमेरिका के चक्कर में आ गए कि हम रशिया से नहीं, हम रशिया से खरीदेंगे, क्योंकि रशिया से हमारी पार्टनरशिप बहुत पुरानी और बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध तकरीबन 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। इस 9 दिन का क्या क्या असर हुआ है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में, एक आम निवेशक को क्या महसूस कर रहा है, आज हम इसको ही समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि युद्ध क्यों शुरू हुआ और युद्ध के क्या कारण थे। इन सब बातों को आज हम समझेंगे, और इसको समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ आप सबके अज़ीज़ भाई जी मौजूद हैं। हमने इनको फिर दिल्ली बुलाया है क्योंकि
मौका जंग का था, मौका निवेशकों का था, मौका इन्वेस्टर्स का था और मौका आपसे ताल्लुक़ का था। तो आपको सही राय देने के लिए आइए भाई जी से जानते हैं कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, जो दुनिया में जो हालात चल रहे हैं। भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका द स्वतंत्र के लिए जुड़ने के लिए। बहुत वक्त लगा दिया आपने दोबारा स्वतंत्र में आने के लिए। जी बस हैदर भैया ऐसा ही रहा, थोड़ा तबीयत भी ऐसी ही रही ऐसा आप, मगर क्योंकि आपने इसरार किया तो मैं हाजिर हो गया। भाई जी जो अभी का दौर चल रहा है, जंग जी। शुरू हो गई है, तकरीबन 9 दिन के करीब हो चुके हैं। ऐसे में आप पहले इस जंग को किस तरह से, आपका एनालिसिस क्या है, आप क्या ऐसे समझ रहे हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए हैदर मियाँ, एक्चुअली इस टाइम अमेरिका जो है वो सिर्फ एक एंगल से काम कर रहा है और वो एंगल है यूनिपोलर, कि पूरी दुनिया के अंदर उसके अलावा कोई ना हो, है कोई किसी को भी वो अपने लेवल तक पहुंचने नहीं देना चाहता। और ख़ास तौर पे उसने जब से रशिया को वीक किया था उसके बाद से तो उसके दिमाग और ज़्यादा हाई हो गए। उसने फिर वो चाइना को भी, सबको, अब तो वो चाह रहा है वर्ल्ड के अंदर वॉट एवर ही वॉन्ट्स, जो भी वो चाह रहा है वो हो। तो ये उसने बहुत ही बड़ी गलती करी है। और जैसा कि अमेरिकन का कहना भी है कि अमेरिका फर्स्ट, तो अब आप इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि वो तो चाह ही रहे हैं कि हम ही फर्स्ट हो और कोई हो ही ना, कोई भी मतलब विश्व के अंदर उनकी पोजीशन ना ले पाए। तो उसको तो रोकने के लिए उसको ये सब काम करने पड़ेंगे। उसने देखे कितनी जंगें करी, कितने मतलब मुल्कों को तबाह करा। अब वो जो है आप ये समझिए मुल्क को तबाह नहीं कर रहा है, एक सिविलाइजेशन को तबाह कर रहा है। और उस सिविलाइजेशन को जो कि दुनिया की बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशनों में से एक है। आप इसको मामूली बात ना समझिए, इसका जो है इस सिविलाइजेशन का जो जिक्र है, आप ये समझिए सिकंदर अव्वल, द फर्स्ट सिकंदर जो था, जिसका मज़ार भी ईरान के अंदर है, वहाँ से शुरू हो रहा है, जिसका जिक्र आपका बहुत सारी धार्मिक बुक्स में भी आया है और जिसका जिक्र वर्ल्ड की हिस्ट्रीज़ में भी आया है। अब आप ये समझिए उस सिविलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए अब अगर जो स्टेप उठाएगा तो इतनी आसानी से तो कोई सिविलाइजेशन ख़त्म होती नहीं। वो पुराने ज़माने थे, अब दौर नया है। अब लोग बाग समझते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, और लगता है कि अब की बार शायद कि आपका यूएस से कोई अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने गलत हाथ रखा है। पर भाई जी जो खबरें आती हैं वेस्टर्न मीडिया से और हर तरह से मीडिया से कि वो मानवता की के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान में बड़ा शोषण हो रहा था, बड़ा अन्याय हो रहा था और वहाँ की जनता रिजीम को बदलना चाह रही थी। इसको आप किस तरह से समझते हैं चीज़ों? देखिए हैदर मियाँ, मैं तो ये कहूँगा आपको, अगर जो ऐसा था तो आज भी वहाँ की जनता को उनके खिलाफ होना चाहिए था। आज की जनता जो है उनकी, आपका ईरान की, वो ये कह रही है कि हम तो ट्रम्प के ख़िलाफ़ है, हम तो इन लोगों के ख़िलाफ़ है। और मज़े की बात देखिए, जो उसके साथी थे भाई, वो तो ऑफेंडर बन के आया था अमेरिका, तो आज वो खुद डिफेंडर बन रहा है, उसको अपनी एम्बेसी बंद करके भागना पड़ रहा है। आप सोचिए, तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि उसको सपोर्ट मिल रही है? मैं तो नहीं समझता उसको सपोर्ट मिल रही है। वो तो बहुत ही नुकसान में है और आगे आप देखिएगा उसकी सपोर्ट हल्के हल्के और विड्रॉ होगी, क्योंकि जितना ये क्राइसिस अभी बहुत आगे जाएगा। क्योंकि अभी आप ये देखिए कि मुल्कों की इकनॉमीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तेल बढ़ना शुरू हो गया, गैस बढ़ना शुरू हो गया। आप ये समझिए जितने भी पानी के जहाज़ हैं वो आपका बहुत महंगे होना शुरू हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तो आप ये समझिए इसकी वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी पे ये लड़ाई असर नहीं करेगी। अब आप ये देखिए इंडिया के अंदर फ़र्ज़ कर लीजिए, एग्रीकल्चर को ले लीजिए। अब आप ये समझिए कि एग्रीकल्चर की जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगी तो किसान भी जाएगा। हमारे यहाँ जो आर्टिजियंस हैं, जो डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं, अगर जो उनका वो एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? और ये हमारा ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्राइसिस इंडिया का नहीं है खाली, पूरे वर्ल्ड का क्राइसिस है। ये उन्होंने बहुत गलत क्राइसिस खड़ा कर दिया और मेरे हिसाब से ये क्राइसिस अमेरिका को ही नुकसान देगा। तो भाई जी हम लोग उस पर आएंगे कि क्या नुकसान होगा, पर अभी एक चीज़ और समझना चाहेंगे
कि इज़राइल टेक्नोलॉजी में सबसे नंबर 1 है, अमेरिका भी बहुत पावरफुल है, तो ऐसे में ईरान का तो वो सोच रहे थे कि 24 घंटे के अंदर सब कुछ निपटा देंगे और वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको लगता है कि अभी ये और बढ़ेगा कि अभी कुछ जल्दी ख़त्म होने वाला है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं भी यही मानता हूँ कि एक्चुअली सब में बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ही होती है, और जो टेक्नोलॉजी जिसके पास जितनी स्ट्रॉन्ग होती है वो विनर होता है। मगर कहीं कहीं पे इसके बहुत सारे ऐसे भी वो हैं मिसालें जहाँ पे ये फेल हो गया। अब आप ये देखिए कि अमेरिका कितना एडवांस था, वियतनाम में फेल हुआ है, आप उसको मानेंगे? वियतनाम में उसने आपका जापान के साथ लड़ा था, जापान के अंदर भी वो आखिर में परेशान हो गए, उसको न्यूक्लियर बम चलाने पड़े, वहाँ फेल हुआ है वो। बहुत जगहों पे अमेरिका फेल हुआ है। ये नहीं कि खाली टेक्नोलॉजी, अगर जो वहाँ पे विल ऑफ पावर मतलब विल पावर ऑफ द पब्लिक, अगर जो पब्लिक वहाँ पे वीक पड़ जाती है, देखिए जैसे इराक के अंदर हुआ था, इराक के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा था शिया सुन्नी को डिवाइड करके, तो वहाँ पे शियाज जो थे वो उनके फेवर में आ गए थे। मगर जहाँ पे मेजॉरिटी शियाज हैं वहाँ पे वो कैसे कर, अब अभी भी वो कोशिश कर रहा है कुर्दों के बीच में, सुन्नियों के बीच में, अज़रबैजानीज़ के बीच में, यानी कि जो उनका तरीक़ा है, क्योंकि हमेशा से अंग्रेज़ों का एक ही गेम रहा है, डिवाइड एंड रूल। जो उन्होंने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रूल किया है वहाँ पे उन्होंने इसी तरह रूल किया है कि भैया डिवाइड कर दो, ऐसा रूल कर लो, चाहे उस मुल्क का कुछ ही असर हो जाए, अपना मतलब उल्लू सीधा करके निकल लो। तो वही वाला हाल हो रहा है। मगर अब की बार लगता है ऐसा, क्योंकि अब की बार आप एक बात ये देखिए कि अब की बार ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल ही रह जाएंगे अकेले, इनके साथ और कोई कंट्री जुड़ेगा नहीं, क्योंकि सारे इफेक्टेड हैं, ये मुझे लगता है। भाई जी, आप अभी इतना वॉर को देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा आपका अनुभव भी रहा है। इस बार जो अमेरिका की जनता है या अमेरिका की जो विपक्षी पार्टी है, वो क्या ट्रंप के साथ खड़ी हुई है कि उनमें क्या बात चल रही है? देखिए भाई, इसके अंदर मुझे जो लगता है सब में बड़ी बात कि एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं या रूलिंग पार्टी आप कह लीजिए, वो बहुत सी चीज़ें ऐसी करते हैं कि जैसे वो ये सोचते हैं कि अब हम तो रूलिंग पार्टी हैं, अब हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गए, पब्लिक की क्या सुन। अब आप ये बात देखिए कि अमेरिका के अंदर पर ट्रम्प साहब आ तो गए, प्रेसिडेंट तो बन गए, आज इस वॉर के अंदर उनके साथ आपका 100 में से 27 आदमी आज खड़े हैं, और ये हल्के हल्के डिक्रीज ही हो रहा है, बढ़ने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जितना ये हल्के हल्के गड़बड़ होगी तो आप ये समझिए ट्रम्प साहब की जो आपका एक वो है पोजीशन, वो वीक होगी, 100% होगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देखिए उनकी टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़, क्योंकि जहाँ पे विल आदमियों की आ जाती है उसके सामने सारी टेक्नोलॉजियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। मेरा तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। और भाई जी, एक आसान सी भाषा में ये भी समझाइए कि जो ये युद्ध हो रहा है, इसका जो असर है भारत पे क्या पड़ने वाला है और क्या पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, सब में पहली बात तो ये है कि जैसे एक हमारी पोजीशन थी, ऐसा कि हमारा एक से था, हमारा लोग बात वो मान रहे थे, तो इस तरह से अगर जो हम इस टाइम कोई साइड करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो इसलिए अब हमें तो इस टाइम ये देखना है कि भैया वर्ल्ड के लिए क्या सही है, मेरे हिसाब से तो। और वर्ल्ड के लिए सही ये है कि इस टाइम, क्योंकि जो वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है वो हमें भी नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो हैं, आपका ये समझिए 140 करोड़ की पब्लिक है। अब अगर जो हमारे यहाँ के आदमियों को गैस महंगा मिलेगा तो हम ही सफ़र कर रहे हैं, अगर जो हमारे यहाँ तेल महंगा होगा तो हम ही सफ़र कर रहे हैं, अगर जो हमारे यहाँ उद्योग धंधे वीक पड़ेंगे तो हम ही सफ़र कर रहे हैं। हम आप ये समझिए कि अगर जो हम इन वैल्यूज़ के ऊपर भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं, तो आप ये समझिए हम सही मायनों में अपने मुल्क का साथ नहीं दे रहे। भाई जी, अब ऐसे में अगर हम देखें कि अभी तो चलिए युद्ध शुरू हुआ है, लेकिन जो पिछले अगर 1-2 साल की बात देखें तो जो इन्वेस्टर है, आम निवेशक है, आप भी एक आम निवेशक है, तो वो इस दौर में किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी करे, किस तरह से प्लानिंग करे, किस तरह से अपनी सेविंग जो मेहनत की कमाई है उसको बचा के रख सके? भैया मैं तो इस मामले में तो बहुत खुश हूँ ऐसा, क्योंकि आप ये समझिए इतना अच्छा मौका है
कि जो बड़ी बड़ी मछलियाँ थी जो इस टाइम इन्वेस्टमेंट लाइन के अंदर थी, इस टाइम वो फेयरफुल हैं क्योंकि शेयर मार्केट गिर रही है। अगर जो इस टाइम छोटा इन्वेस्टर थोड़े थोड़े शेयर लेके डाल ले, क्योंकि इस टाइम लोएस्ट पे है शेयर, और आगे और अगर जो ये चलता रहा युद्ध तो और लोएस्ट पे जाएंगे। तो मैं तो समझता हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है हम लोगों के लिए, गरीब इन्वेस्टरों के लिए, कि भैया इन्वेस्ट कर लो, इस टाइम हासिल कर लो। क्योंकि जो बड़ी बड़ी आपका जितने भी बैठे हैं ब्रोकर्स वगैरह, वो सारे इस टाइम अपने घरों में बैठे हैं, क्योंकि उनको बिग लॉस होगा अगर जो बिग मनी इन्वेस्ट करेंगे तो बिग लॉस होगा। तो इसलिए वो शेयरों के अंदर इस टाइम आ नहीं रहे। तो शेयर जो है हर बार देखे आप शेयर पिट ही रहे हैं, अब पिट रहे हैं तो आप मगर कोशिश यही कीजिएगा, मैं बार बार अपनी हर उसमें ये कहता हूँ, अच्छी कंपनी अगर जो आप लेंगे, क्योंकि देखिए कंपनियाँ चलेंगी, खाना पीना नहीं रुकेगा, कंपनियों को प्रॉफिट भी होगा। ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा जैसे पहले सेल ज़्यादा हो रही थी, थोड़ी सेल कम हो जाए तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। मगर अगर जो आपको वही शेयर जो 4-5 हज़ार रुपये के ऊपर था, अगर जो वो शेयर आज आपको 1000-1200 रुपये पे मिल रहा है तो बहुत अच्छा टाइम है। मैं तो हमेशा आप लोगों से ये कहता था कि भैया पैसा बचा के रखो, जिस टाइम हो ऐसा उस टाइम जब दूसरे डरे हुए हो आप खरीदो, और जब दूसरे खरीद रहे हो आप डर जाओ। तो ये तो बहुत अच्छा टाइम है ऐसा। आइए भाई जी, ये जगह है, आइए थोड़ा सा वॉक भी कर लेते हैं जी। दोपहर के वक्त। भाई जी, पर आपको लगता है कि जिस तरह इस वक्त इतना इनसिक्योरिटी का मामला है, जी एक मध्यम परिवार का व्यक्ति, मध्यम आय का व्यक्ति, जी वो पैसा अपना निकालेगा पॉकेट से और शेयर मार्केट में डालेगा? एक डर तो है ही। नहीं, डर तो है भाई, बिल्कुल मानना पड़ेगा, डरा तो हर आदमी है। डरा तो आप ये समझिए हम क्या मुल्क डर रहे हैं भाई। जैसे सोना चांदी इन लोगों ने सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया था, चढ़ाया था, वो क्यों चढ़ा था? क्योंकि वो डर रहे थे कि उनकी करेंसियों का क्या होगा, उनकी करेंसी कहाँ जाएंगी। मगर अगर जो किसी के पास सेविंग है और इस टाइम वो उस सेविंग को यूज़ कर सकता है, तो उसके लिए बेस्ट मौका है कि थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग इसमें लगा दीजिए, अभी तो टाइम है। अभी आप ये समझिए, क्योंकि ये इतना बड़ा हो चुका मामला कि ये जल्दी कवर भी नहीं होने वाला। अगर जो आप ये सोच रहे हैं, ये अगर जो आज फर्ज कर लीजिए लड़ाई आज भी रुकती है तो 3-4 महीने तो इसको लगेंगे अभी भी संभलने में, और अगर जो 3-4 महीने और खिंच गई तो ये तो सालों पे चली गई बात। मगर कंपनियाँ तो देखिए ना, जो इंडिया की कंपनी है वो तो कंपनियाँ खड़ी हैं, वो कंपनियाँ तो प्रोडक्शन भी कर रही हैं, सब काम कर रही हैं, जो नीड्स हैं आदमियों की वो तो फुलफ़िल होनी है। तो इसलिए अगर जो ऐसे टाइम में अगर जो कोई आदमी सही इन्वेस्टमेंट करे, मगर अच्छी कंपनी है, और भाई देखो वही वाली बात के जैसे आपका ये लोग एक्सपर्ट कहते हैं कि साहब हम तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो भाई अगर जो आप इतने बड़े एक्सपर्ट हो तो ऐसे टाइम में क्यों भाग रहे हो? इस टाइम आप खरीद दो भाई, इस टाइम तो मार्केट गिरी पड़ी है, क्यों नहीं खरीद रहे? तो नहीं खरीद रहे भाई वो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बड़ा स्टेक है, और उस बड़े स्टेक के अंदर क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही आएगा इस टाइम। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को तो क्योंकि जो ये देख रहा है कि पैसा लगाऊं इंटरेस्ट की तरह से कमा लूं, वो तो उसके लिए तो बहुत ही फेयरफुल टाइम है। वो कैसा खरीद लेगा? खरीद ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता वो। तो भाई जी, ऐसे माहौल में फिर कौन सी कंपनियां किस पे नज़र रखे, एक आम निवेशक किस सेक्टर को ध्यान पे रखे? भाई देखिए, वैसे तो देखा जाए इस टाइम जैसे आपका माहौल लड़ाई का है तो डिफेंस सेक्टर भी है, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है हर कंट्री सोचे कि भैया अपनी डिफेंस को मजबूत करो, अपनी फैक्ट्रीज़ को मजबूत करो, ताकि हम अपने अच्छे हथियार बना पाएँ, वो बना पाएँ। तो एक ये भी सेक्टर है, मगर साथ में आपका जो कंज्यूमर सेक्टर है ऐसा वो भी चलते रहेंगे। जैसे आपका है मतलब समझिए कपड़ा है, खाना पीना है, ये भी सब चलेंगे। फिर दूसरा जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं ऐसा, आजकल तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे हिसाब से तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बहुत अच्छी, क्योंकि आगे आजकल जो है इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त, बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जिसकी ये टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वो कामयाब भी होगा, तो इसमें आओ। फिर दूसरा जैसे आजकल तेल बहुत महंगा होगा, सारी चीज़ें बहुत, मतलब आप ये समझिए एनर्जी, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी इतना ज़बरदस्त, क्योंकि आगे तो हर कंट्री ये सोचेगी कि भैया पैसा बचाओ, तेल में ना जाने दो, आप अपना ऐसा कोशिश करो कि हमें किसी से कुछ लेने की ज़रूरत ही ना पड़े।
ये इतना अच्छे सेक्टर्स हैं और इस टाइम गिरे हुए भी हैं, जो हाई चल रहा था इनका उससे इस टाइम नीचे भी हैं। तो मगर मैं ये नहीं कहता, फिर मैं आपसे ये कहूँगा, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। भैया थोड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें भी कर लो, जो और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो भी करते रहो, मगर शुरू कर दो, क्योंकि इस टाइम बहुत ही अच्छा मौका है। मैं तो ये समझता हूँ, इट्स अ गिवन अपॉर्चुनिटी बाय गॉड। पर भाई जी इसके साथ महंगाई भी ऊपर बढ़ेगी, इंसान को अपनी जेब भी देखना है, तो उसको कब कैसे सलाह देंगे कि अपनी महंगाई को भी देखे, अपना खर्चा भी निकाले और फिर इसमें भी जाए, ये कैसे? देखिए इसके बारे में भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो है कि आदमी को अपने जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका पैसा है, उसको 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा लॉन्ग टर्म के लिए रखे, एक हिस्सा आप ये समझिए कि अचानक जो कुछ हो जाता है उसके लिए रखिए, और एक हिस्सा जो है वो आपका प्रेजेंट के लिए रखिए कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, लड़ाई कितने दिन चलेगी। फर्स्ट कर लीजिए आपने 5-6 महीने का पैसा बैंक में रखा है, जो आपके 5-6 महीने चला दें, वो हो गया। बाकी फिर आपका एक हिस्सा आप उस टाइम भी रखिए कि आकस्मिक, जैसे कहते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया या भगवान ना करे या कुछ और हो गया, ऐसे आ गए, तो उसके लिए रखिए, ताकि आप एफडीज वगैरह तोड़ा के और उनको यूज़ कर सकें। और एक हिस्सा ऐसा जो लॉन्ग टर्म के फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर वाले में तो आप लगा सकते हैं इस टाइम, फ्यूचर के लिए तो बेस्ट टाइम है ये। और मैं समझता हूँ अगर जो कोई एक्सपर्ट आपको ये राय नहीं दे रहा है, तो वो आपके साथ फिर वही मैं कहूँगा कि भाई मैनिपुलेटर्स हैं, मार्केट के मैनिपुलेटर्स हैं, जो लोग बागों को पागल बना रहे हैं। भाई जी पिछले कुछ वक्त से सोना चांदी ने भी बड़ी लंबी उछाल मारी और सब कुछ किया, लोगों ने किया, इन्वेस्ट किया, फिर गिरा भी। अभी क्या स्थिति है? अभी ये फिर और बढ़ेगा? आपका क्या आंकड़ा है? ये देखिए, मैंने तो आपसे कहा था कि सोना चांदी, क्योंकि वजह क्या है कि वर्ल्ड में इस टाइम ऐसे हालात हो रहे हैं कि हर आदमी किसी भी कंट्री की करेंसी रखना नहीं चाहता। अब जाहिर बात है वर्ल्ड के अंदर आदमी को दूसरी करेंसी रखनी पड़ती हैं। अब जब उसको दूसरी करेंसी रखेगा तो अब करेंसी के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसलिए बेस्ट करेंसी क्या है वर्ल्ड की? सोना चांदी। भैया इसमें इन्वेस्ट कर लो, और ताकि अगर जो पेमेंट करना भी पड़े, क्योंकि फ़र्ज़ कर लीजिए अगर जो जैसे कहीं मुल्कों में लड़ाई होती हैं, सब कुछ होता है, तो लोग बाग सोना चांदी लेके भागते हैं, क्योंकि जो और चीज़ें हैं वो नहीं लेके भाग सकते। नोट आप ले जा, मतलब कैश है आपके पास, कैश दूसरे मुल्क में क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, यूजलेस ऐसा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा चांदी तो आजकल, क्योंकि आप ये समझिए कि मैंने पहले भी कहा था अपनी वीडियो के अंदर कि भैया आजकल जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ रही हैं, कंप्यूटर, लिथियम बैटरीज आ रही हैं, अब 1 किलो चांदी एक बैटरी में लग रही है। अब आजकल लोग बाग इलेक्ट्रिक कारें ख़रीद रहे हैं, कहीं कुछ ख़रीद रहे हैं, अब उनके अंदर कितनी चांदी यूज़ हो रही है, तो चांदी का रेट तो इसलिए भी बढ़ रहे हैं। आप चांदी तो आप ये समझिए दोहरी मार खा रही है। एक तो क्योंकि इसकी नेसेसिटी भी है, ज़रूरत भी है, और दूसरी ये है कि वो अच्छा मेटल भी है, और मतलब आम आदमी जो बड़ा इन्वेस्टमेंट ना कर सके वो चांदी में इन्वेस्ट कर ले। मगर सोना जो है वो सिर्फ उसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि जितने भी मुल्क हैं उनके सेंट्रल बैंक बाहर की करेंसियाँ निकाल के सोना कर रहे हैं, ताकि वो उन करेंसियों के बदले, और जब भी कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें तो उसके बदले वो पेमेंट कर सकें। लो भाई सोना है, ले जाओ। तो ये वाला चक्कर है भाई जी। जैसे अभी तेल का क्राइसिस बता रहे हैं, अभी कहा गया था कि शायद 30 दिन का या 25 दिन का तेल है, लेकिन फिर अभी 30 दिन की परमिशन मिल गई है और लेने की। तो ये तेल के हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास ईरान को छोड़ के? किस तरह से कैसे मैनेज होगा इस पर कुछ आपने स्टडी किया? देखिए हैदर में ऑप्शंस तो बहुत हैं इसके अंदर। अब जैसे आपका देखिए हमारे यहाँ गैस की शॉर्टेज हो गई, अब होने वाली है, मगर हमें ऑस्ट्रेलिया ने ऑफ़र कर दिया कि भैया हम भी आपको गैस दे सकते हैं। हमें कनाडा ने ऑफ़र कर दिया कि भैया हम भी आपको गैस दे सकते हैं। मगर हमें साथ में ये भी तो देखना पड़ेगा कि हमें उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या पड़ रही है। भैया हमें इतनी दूर से मंगाना पड़ेगा, तो हमें उसके मतलब हमारी आम पब्लिक तो सफ़र करेगी। आप एक समझिए, एक तो आपके बिल्कुल बराबर के अंदर से आपको चीज़ मिल रही, और एक आप दूर से लेके आ रहे हैं। अब देखिए ना, रशियन ऑयल जो है, रशियन ऑयल भी काफ़ी दूर से लाना पड़ रहा है।
ऐसा आप ये मत समझिए कि हम इंडिया वाले घबरा के अमेरिका के चक्कर में आ गए कि हम रशिया से नहीं, हम रशिया से खरीदेंगे क्योंकि रशिया से हमारी पार्टनरशिप बहुत पुरानी और बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। मगर हम एक्चुअली रशिया से थोड़ा कम इसलिए करते थे क्योंकि रशिया थोड़ा दूर पड़ता है और ये हमारे नियरेस्ट नेबर है वेस्ट एशिया वाले, तो यहाँ से हमें चीज़ें सस्ती मिल जाती है और हमारा ट्रांसपोर्टेशन हमारे अपने ही जहाज़ जो हैं। दूसरा फिर ऐसे वहाँ से आप इतनी दूर से लाएं तो क्योंकि आजकल इतने बड़े बड़े जाइंट टैंकर्स भी नहीं हैं ऑयल के कि वो एक ही बार के अंदर काफ़ी कुछ ले आएँ। तो हमें तो मतलब जैसे मिड जो आपका आम कंट्रीज़ होती हैं वो अपने टैंकर्स उनके एवरेज साइज़ के हैं, तो एवरेज साइज़ का टैंकर कितनी बार चक्कर काटेगा। यहाँ पे पास है, शॉर्ट है, तो आप ये समझिए अगर जो 5 दिन लगते हैं तो आपका महीने के अंदर कितने चक्कर काट लेगा। रशिया से उसको पता चला महीने के अंदर 1 या 2 चक्कर काटेगा। तो इन सब चीज़ों को, इन स्ट्रेटजीज़ को सोचना पड़ता है, इकोनॉमिस्ट सोचते हैं और यही तरीका है मुल्क को एडवांस करने का, मुल्क को चलाने का, मुल्क के बारे में बेटर सोचने का। मतलब कि जिस तरह से अगर मीडिया में खबर दिखाई जा रही है कि हमें ऑस्ट्रेलिया भी गैस दे रहा है, कनाडा भी मदद कर रहा है, लेकिन वास्तविकता अगर ज़मीन में देखें तो वो इतना आसान नहीं है। नहीं, ज़ाहिर बात है, वो हमें देखे ना, महंगा तो पड़ ही रहा है हमें। देखिए एक्चुअली मीडिया तो क्या है भैया, देखिए जो मीडिया आपका ये समझिए, क्योंकि आजकल हर आदमी कमर्शलाइज हो गया है, तो आप ये क्यों नहीं मानते मीडिया भी कमर्शलाइज है? तो वो भी तो अपनी एंगल से बात करेगा। वो ये सोचेगा कि मैं कोई ऐसी इसके अंदर मतलब गर्मी दूं या कोई ऐसी मिर्च लगाऊं या कोई ऐसी बात करूं, लोग बाग देखें। हालांकि अब वो बात में उसमें फैक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि जंग के अंदर सब में ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो एक है। अब वो क्या काम है? सच्चाई का जानना। हर आदमी कह रहा है मैं जीत रहा हूँ, हर आदमी कह रहा है कि मतलब मैं उसको पीट रहा हूँ। भाई पीट रहे तो जंग क्यों नहीं बंद हो रही? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, मगर हकीकत का तो पता किसी को भी नहीं चल रहा, सच्चाई तो किसी के सामने भी नहीं आ रही। ऐसा वो कह रहे हैं कि साहब हमने आपका अमेरिकन उसको जो था शिप को नुकसान पहुंचा दिया। अमेरिका कह रहा है कि हमारी शिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर वो तीसरी शिप भी भेज रहा है उस इलाके के अंदर। भैया जब तुम्हारी शिप को नुकसान नहीं पहुंचा, ऑलरेडी तुम्हारी शिप खड़ी है, तो भैया तीसरी शिप क्यों भेज रहे हो? तुम तो इतने बड़े मुल्क को क्यों नहीं फाइट कर रहे आप? मगर इसका मतलब स्ट्रेटजीज का पता नहीं चल रहा, वो लोग छुपा रहे हैं, सही बात आदमी को नहीं पता चल रही है। हाँ ये बातें आपको सही इस तरह से तो पता चल सकती हैं कि अगर जो आप सबकी सुने करें मन की, क्योंकि देखिए आदमी को ये कहा जाता है कि भैया मोस्ट इंटेलेक्चुअल स्पीसीज है, और इंटेलेक्चुअल इसलिए कि भैया हमें माइंड दिया है। तो आप सुनिए सबकी, करिए मन की, और अगर जो आप सुन के मन की करेंगे तो आप कभी नुकसान में नहीं आ पाएंगे। भाई जी आपका इतना लंबा करियर है और आप शुरू से अखबार पढ़ते रहे हैं, न्यूज़ से जुड़े रहे हैं। अभी का जो वक्त है, जिस तरह की अभी खबरें आप देख रहे हैं, क्या इसी तरह की प्रो गवर्नमेंट खबरें शुरू से इसी तरह से होती रही है भारत के मीडिया में, कि कुछ पहले कुछ होता था? नहीं, पहले भाई ऐसा था, पहले के जो आपका जर्नलिस्ट थे या उनका एक मतलब बात थी, उन पे यकीन किया जाता था। ऐसा जैसे दलीप पेडगांवकर थे, दुआ साहब थे हमारे इंडिया के, हैं साहब कई थे जिनके बारे में मतलब हम आँख मीच के कहते सोचते थे कि भैया वो कभी गलत बात कर ही नहीं सकते थे। पार्टीजन भी नहीं होते थे वो कि इस पार्टी का साथ कर रहे हैं, इस पार्टी का। पार्टीज भी उनसे डरती थी कि भैया मतलब ये लोग जो हैं कंप्लीट पावरफुल हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा। और उस ज़माने में पॉलिटिक्स भी ऐसी नहीं थी कि जो हर एक के काम में इंटरफेयर करे। वो ये कहते थे भैया जो काम कर रहा है वो अच्छा करे, ताकि जितना जब कोई देखिए एक्चुअली आपको ये तो मानना पड़ेगा कार के 4 पहिए होते हैं। अब अगर जो 4 पहिए सारे सही चलेंगे तभी तो कार चलेगी। अब अगर जो आप एक कार के पहिए को कुछ करेंगे, दूसरे कार के पहिए को कुछ करेंगे, क्या होगा कार का हाल? कार रुक के खड़ी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट के जितने भी अंडर में चीज़ें आती हैं उनको फंक्शन करने दें, और इंटेलिजेंट वे ये है कि उनको सही फंक्शन करने दें, क्योंकि जो भी चीज़ जितनी तरक्की करेगी मुल्क की तरक्की होगी। अगर जो आप कहीं पे भी इंटरफेयर करेंगे तो इसका मतलब आप मुल्क के साथ नुकसान कर रहे हैं, मुल्क को उससे फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा आदमी को यकीन भी हटेगा वर्ल्ड वालों का कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है।
तो अपने यकीन बनाए रखने के लिए कहते हैं ना, जितना सिंपल होगा उतना बेस्ट होगा। अब आप एक बात बताइए कि लोग बात कपड़े कुपड़े पहन के हीरो बन जाते हैं, सब काम कर लेते हैं, गांधी तो नहीं बन पाता कोई। बिल्कुल। गांधी तो धोती में फिर रहा है, और उसके साथ जो क्राउड है वो इनके साथ तो क्राउड नहीं आपको मिलेगा। तो सही मायनों में जो सिंपल है, जो अब आप ये भी देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े आपका बुद्धा हुए हैं या मोहम्मद साहब, जीजस, और आपका ये आपका मूसा, ये जितने, ये सब लोग सिंपल रहे। इन्होंने किसी ने भी कोई ऐसा काम नहीं करा, और आज तक देखिए दुनिया उनको याद कर रही है। तो इसलिए सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट। ऐसा उन्हीं को गांधी जी ने फॉलो करा, और हमारे जो पहले लीडर थे वो भी सिंपल थे। आजकल तो भैया आप ये समझिए, ये लोग भी फैशनेबल हो गए, कैसी कैसी ड्रेसेस में क्या क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। भाई जी, ऐसे जो माहौल जब होता है तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या आपकी राय भैया है? देखे पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, अब प्रॉपर्टी भी गिरेगी ऐसा। क्योंकि जब आप एक बात ये देखें, दुबई के अंदर सब में बड़े इन्वेस्टर हम ही हैं, इंडियंस। अब कितने आदमी खरीद रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो बम गिर रहे। अब जिनके खरीदे हुए भी हैं वो भी बिक रहे। तो आप ये बताइए कि फ़र्क तो पड़ेगा। अच्छा, दूसरा फ़र्ज कर लीजिए, इंडिया के अंदर पैसा कम आ रहा है अब, जैसे मतलब सारी कंट्रीज में, मैं अपने पर्टिकुलरली, तो अब जब पैसा ही कम होगा तो कहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ बड़े बड़े आपका प्रॉपर्टीज़ खरीदी जाएंगी, फिर तो छोटा ही छोटा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इसलिए फ़र्क तो पड़ेगा, सब चीज़ों पे पड़ेगा। अगर जो हम ये सोचते हैं कि नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो 100% पड़ना है। क्योंकि देखिए एक्चुअली जब पहिया सही घूमता है, सब चीज़ें जब ही सही घूमती हैं। और वही मैंने आपसे अभी कार की मिसाल दी कि भैया चारों पहिए सही नहीं चलेंगे तो कार तो चलेगी नहीं। तो इसको, कार को चलाने के लिए भाई भले ही चाहे स्लो चलो, अगर जो कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है चलने दो, मंजिल की तरफ तो बढ़ो। अगर जो आप मंजिल की तरफ नहीं बढ़ेंगे ऐसा, तो गलत करेंगे। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ कि एक बार जी। आपका बीबीसी के ऊपर कुछ फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे। तो फॉरेन मिनिस्टर जो थे, हार्ड टॉक था, तो फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर को कह रहे थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं उनके, कि साहब आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया। उन्होंने उनसे पूछी एक बात कि भैया ये बताओ कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा जी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। उन्होंने कहा आप लोग कौन है? तो उन्होंने अपने अपने मुल्कों का नाम बताया, फॉरेन मिनिस्टर। तो कहने लगे भाई तुम मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो, तुम जिस मुल्क के मिनिस्टर हो उसके बारे में सोचो, क्योंकि मैं अपने मुल्क के बारे में सोचूंगा, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगा? अगर जो तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं, यही तुम्हारी गलती है। तो इसलिए आप अगर जो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका सब कुछ करेगा, क्यों करेगा? वो तो अपने बारे में सोच रहा है, अमेरिका फर्स्ट है, वो उसको फ़ायदा क्या हो रहा है, अगर जो उस फ़ायदे के लिए आपको नुकसान भी हो रहा है वो कर देगा। तो इसलिए ये तो सोचना पड़ेगा। अगर जो आप अपने मुल्क के फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं तो भैया इंडिया फर्स्ट, हम क्यों सोचे किसी के बारे में? भैया हमें तो देखिए, हम तो सोने की चिड़िया थे, हमें आज भी हैं, मगर अगर जो हम सही से चलें, अगर जो हम डिवाइड ना हो, अगर जो हम अपने काम करते रहें, तो हम आज भी सोने की चिड़िया हैं, कोई हमें नहीं हटा सकता। और अगर जो आप सोच रहे हैं ऐसा कि हमारे अंदर सारी सलाहियतें हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपका पहले दिखला दिया कि भैया हम वर्ल्ड में उस टाइम भी कहाँ थे, और फिर जो बीच में हमारे अंदर क्राइसिस आया, आज फिर हम कहाँ हैं। मगर अगर जो सही से चलेंगे, मगर अगर जो हमने अपने अंदर डिवीज़न लिया है, अपने बारे में गलत तरीके से सोचा, तो हमारे से ज़्यादा लॉस कोई नहीं उठा पाए। इसलिए अगर जो हमें आगे बढ़ना है, दूसरों को लीड करना है, देखिए लीडर का मतलब क्या होता है ऐसा, लीडर का मतलब ये होता है कि भैया वो अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा करे जो जिसको देख के लोग फॉलो करें। ये नहीं कि भाई आजा मेरे पीछे, मैं तेरा लीडर हूँ। भाई आप उसके अंदर, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो खूबी होनी चाहिए, तो कि लोग बाग आपके पीछे खुद लगें। ये जितने भी थे, इनके पीछे इन्होंने किसी को घर से जाके नहीं बुलाया था। जितने भी आपका बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं या जितने भी बड़े बड़े आदमी दुनिया में हुए हैं, इनको फॉलो किया गया है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ की वजह से। अब ये क्वालिटीज़ अगर जो हमारे अंदर आ गई तो वी विल बी द लीडर। यही सोचना जो है सब में ज़्यादा ज़रूरी है।
भाई जी, अब आने वाला अगर देखें 1-2 हफ्ते में आपको क्या लगता है, मार्केट गिरेगा कि संभलेगा, कैसे भैया आपका क्या आकलन है? देखिए, अनुभव? मेरा तो कहना ये है कि जब तक आपका जंग चलेगी मार्केट गिरेगी, ऐसा। मगर क्योंकि अनसर्टेनिटी है, कब रुके, क्या हो क्या नहीं हो, ऐसा। तो वहाँ से जैसे ही रुकेगी तो फिर ज़ाहिर बात है लॉस भी कहाँ तक होगा, तो वहाँ से वो फिर उठनी भी शुरू होगी। तो इसलिए मैं तो ये नहीं कहता कि आप एकदम से सारा पैसा लगा दो, भैया एक एक दो दो शेयर तो शुरू कर दो, ऐसा, ताकि कुछ तो हो। और ऐसा थोड़ा ही है कि आप ये समझिए कि मतलब उसके अंदर जो आप शेयर खरीद रहे हैं, कंपनियाँ खरीद रहे हैं, उनके अंदर भी तो एसेट वैल्यू है भाई। वो किसी ज़मीन के ऊपर खड़ी हैं, वो कंपनी है, उनका काम चल रहा है, उनके पास एसेट्स हैं, तो उस एसेट्स वैल्यू तो है। हम उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं कि हम कागज़ को ख़रीद रहे हैं? कागज़ तो नहीं है। मैं तो खुद ही बार बार आपसे कह रहा हूँ, अच्छी कंपनियाँ खरीदिए जिनके अंदर वैल्यू है। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनियों को वो हो जाता है लॉस, तो उसकी वजह से अप एंड डाउन होता है। मगर मैं समझता हूँ अच्छी कंपनियाँ बंद नहीं होती। जितनी भी अच्छी कंपनियाँ, टाटाज़ हैं, देख लीजिए कहाँ जा रहे हैं, बिरलाज हैं, बता दीजिए इनमें कौन कंगाल हो रहा है, ऐसा। इनकी सारी कंपनी भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। तो अच्छी कंपनियाँ आप खरीदते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर जो आप थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो शेयर भी खरीदते हैं। अब देखिए, जैसे आपका टाटा एलेक्सी था, 10,000 का शेयर था, आजकल 3,000 रुपये पे आया हुआ है। AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत अच्छा शेयर है, ऐसा। अब आपका सीमेंट का काम है, आजकल सीमेंट जो है, क्योंकि अब जैसे इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है भैया, फिर इसको बनाना तो पड़ेगा। तो इस डिस्ट्रक्शन के लिए वर्ल्ड के अंदर सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीमेंट के, अब आप ये सोचिए क्या वो फैक्ट्री बंद हो जाएंगी? वहाँ की तो फैक्ट्री ऑलरेडी बंद हो गई जहाँ बम्बारमेंट हो गया। अब वो तो उनको तो बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। तो कौन है? नियरेस्ट हम ही है। अगर जो हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं इतने नुकसान वाले मुल्कों को, और रीजनेबल रेट पे, क्योंकि कंपटीशन होगा, भैया हम ऑटोमेटिकली लीडर बन जाएंगे। यही हमें सोचना चाहिए कि हम अब किस एंगल से सोच के चल रहे हैं, किस एंगल से आगे लेके चल रहे हैं मुल्क को। अगर जो हम अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेंगे उन लोगों के इस टाइम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो लोग बाग दूसरों के पास क्यों जाएंगे? भाई देखिए, अगर जो आपकी ज़रूरतें आपके नेबर से पूरी हो जाती हैं तो आप शहर में तो नहीं जाएंगे कटोरा लेके कि भैया हमें दे दो, क्योंकि नेबर कर रहा है पूरी। तो हम तो नेबर्स हैं, और गुड नेबर्स जो है ऑलवेज वैल्यूएबल। ये तो मानना पड़ेगा आपको कि अच्छा नेबर जो है वो हमेशा हमेशा वैल्यूएबल है, ऐसा। और आदमी उस पर यकीन भी कर सकता है। बाहर वाले को, जिसको आप जानते ही नहीं, आप उस पर यकीन भी नहीं कर सकते। भाई जी, ये चीज़ भी एक बार समझा दिए, जैसे कि ये शेयर्स तो ऊपर नीचे होते हैं, गिरते हैं, बढ़ते हैं, क्या कंपनियां डिविडेंड भी कम ज़्यादा कर देती हैं? नहीं, वो तो देखिए उनके प्रॉफिट के ऊपर होगा साहब, ऐसा वैल्यू। क्योंकि देखिए ऐसा है, जैसे मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि भैया इनकम से भी कम हो सकती है, वो कम, तो बहुत से आदमी अपने इम्पोर्टेंट खर्चे, जो मतलब ऐसे खर्चे हैं, सिर्फ उनको तो लागू रखते हैं, चलाते रहते हैं जो ज़रूरी हैं। मगर जो ऐसे खर्चे हैं, जैसे कि वो सोचते हैं कि भैया आज नहीं, कुछ साल भर बात कर लेंगे, 6 महीने बात कर लेंगे, तो ऐसे खर्चों में कमी आती है। तो उस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ है उनका प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो जाता है। मगर ये है कि वो बंद नहीं होंगी, क्योंकि वो चलेंगी, क्योंकि जो ज़रूरत है जिनको, क्योंकि हर आदमी की ज़रूरत भी तो अलग अलग हिसाब से होती है। आज जो चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है आपकी ज़रूरत ना हो। आज जो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकती है मेरी ना हो। तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि आप प्रिपेयर्ड रहिए अपने आप को। फैक्ट्री भी चलेंगी, सब काम चलेगा, दुनिया रुकेगी नहीं, ऐसा। जब तक कोई न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए तो फिर मैं कह नहीं सकता भाई। देखिए उसके बाद तो जैसे हिरोशिमा नागासाकी, मगर फिर वहाँ पे भी चला है। चर्नोबिल ले लीजिए रशिया के अंदर, वहाँ पे भी देखिए क्योंकि कहते हैं कि 20-25 साल के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन का भी इफेक्ट कम होने लगता है, वहाँ भी दुनिया फिर से चलती है। तो चलती तो सब जगह है, रुकता तो कुछ नहीं है ऐसा। तो इसलिए, मगर आप प्लानिंग आपकी क्या है? अगर जो आपकी प्लानिंग सही है तो फिर आपको किसी भी कंडीशन में कोई रोक नहीं सकता। और जो भी आदमी दुनिया में तरक्की करता है वो बिकॉज ऑफ हिज प्लानिंग, कि वो किस प्लानिंग से कर रहा है और सच्चे दिल से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर जो मतलब करने में खोट होगा, सोचने में खोट होगा, तो भी लॉस होगा। मगर अगर जो जेन्युइन है और सही काम कर रहे हैं, तो भैया
मैं तो मानता ही नहीं किसी भी चीज़ में लॉस है, या किसी भी चीज़ के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि हमने गलती कर दी, मगर उसके अंदर यही है कि आपकी इंटेंशन हमेशा हमेशा सही होनी चाहिए। किसी भी मुल्क के लिए इंटेंशन इज़ मेन पिलर कह लीजिए आपका। जैसे वो कुतुब मीनार के पास स्टील का पिलर खड़ा है और आज तक उस पर रस्ट नहीं आया, तो अगर जो आपके इरादे पक्के, मजबूत और सही हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता। वो आप खड़े रहेंगे, वर्ल्ड के अंदर आपकी वैल्यू बनी रहेगी। मैं तो ये समझता हूँ। वैसे हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि भाई देखो हर आदमी कहा जाता है कि मतलब ज्ञान जो है ये तो आपका समुंदर भी नहीं, ओशन है, बहुत बड़ा महासागर है, और इसके अंदर से जिस किसी ने भी पिया एक आधा घूंट ही पिया है भाई। ऐसा तो हम तो शायद चंद ड्रॉप्स पिए हुए हैं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जिस हिसाब से हमारी लाइफ गुजरी है। मगर भैया फिर भी हम क्योंकि हर एक को अपना समझते हैं, तो इसलिए हम ये बात तो बार बार कहेंगे कि भैया जो हम सोचते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको ज्ञान नहीं बांट रहे। कभी आप ये सोचिए ज्ञान बांट रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसा हम तो सिर्फ जो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हैं, जिससे हमें फ़ायदा हुआ है, हम आप लोगों को अपना छोटा भाई समझते हुए ऐसा हम ये सोच रहे हैं कि भैया आप लोग भी ऐसे कदम उठा लें कि आपको भी फ़ायदा हो। बस ये हम बता रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने वक्त निकाला। शुक्रिया। और अगर आपने शुक्रिया। पूरा वीडियो हमारा देख रहे होंगे तो भाई जी ने कई आपको चुपके से टिप्स भी बता दिए कि किन शेयरों पर आप जा सकते हैं, किन शेयरों पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कीजिएगा, अपने पढ़ के कीजिएगा, स्टडी करके कीजिए, क्योंकि भाई जी हमेशा कहते हैं कि हमेशा, पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है, चलते अपनी कुछ स्टडी ज़रूरी है। चलते चलते कुछ हमारी ऑडियंस के लिए कहेंगे? भाई बस यही है कि अपना ख्याल रखिए, वक्त बहुत नाजुक है। अगर जो हम सही से सोच के चलेंगे, आगे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ऐसा, तो हम कुछ ऐड कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। और अगर जो हमारे मतलब सही से नहीं सोचा तो उससे हमें बहुत तगड़ा नुकसान होना है और उठाना पड़ेगा। बस चलिए शुक्रिया। तो देखिए आपको नुकसान ना उठाना पड़े, इसीलिए हम द स्वतंत्र बाज़ार लेकर आए हैं कि आपको सही जानकारी दे सकें। बाकी फ़ैसला लेना आपका अधिकार है, जो भी लें, लेकिन जो भी लें अपने हित के लिए लें, देश के हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।